बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 13। तो लेक्चर नंबर 13 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्टूडेंट हमने किया रॉबर्ट मिलर उपागम कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए रॉबर्ट मिलर उपागम का जो उपागम है उनका वर्णन कीजिए। तो आज लेक्चर नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे कि RCEM उपागम जो क्या है, व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए लास्ट उपागम है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को हम लिखते हैं कि उद्देश्यों को लिखने के लिए RCEM उपागम का वर्णन कीजिए। तो व्यवहारात्मक पक्ष को लेकर 3 उद्देश्य हुए हैं, 3 उपागम हुए हैं। वो 2 उपागम हम क्लियर कर चुके हैं, रॉबर्ट मिलर उपागम और रॉबर्ट मेगर उपागम। तो ये दोनों ही विधियां क्या है, व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए असफल सिद्ध हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो रॉबर्ट मेगर उपागम थे उन्होंने ज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्ष से रिगार्डिंग अपनी क्या है कुछ अपने व्यू क्लियर किए हैं, और जो मेगर उपागम थे, मेगर उपागम ने अपने क्या है क्रियात्मक उद्देश्यों को उपेक्षित रखा है, जिन्होंने क्रियात्मक उद्देश्यों को मनोशारीरिक संबंधी क्रियापरक सूचियों के अंदर क्या है अपना आधार बनाकर उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है। लेकिन ये दोनों क्या है जो विधियां हैं वो असफल रही। इन दोनों विधियों की क्या है कड़ी आलोचना की गई है स्टूडेंट। तो कड़ी आलोचना करते हुए इन्होंने क्या है जो क्रियापद जो भी क्रियाएं थी उनका भी इनके अंदर महत्व दिया गया है। और स्टूडेंट हम बात करते हैं इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए यथासंभव एक अनुसंधान पर कार्य किया गया है। वो अनुसंधान कौन सा है? वो अनुसंधान है RCM उपागम। क्योंकि जब जो 2 विधियां थी रॉबर्ट मेगर उपागम और रॉबर्ट मिलर उपागम की, क्योंकि जो व्यवहारिक उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए असफल सिद्ध हुई हैं, तो इन्हीं से रिगार्डिंग इन्हीं की कड़ी आलोचना करते हुए जो RCEM उपागम है इनका विकास हुआ और RC उपागम का एक नया नाम दिया गया। ये विकास कहाँ हुआ? ये विकास शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के अंदर किया गया। और RCM उपागम जो थे स्टूडेंट, इन्होंने अनुदेशात्मक उद्देश्यों को शब्दावली में लिखने के लिए कार्यपरक क्रियापदों के स्थान पर मानसिक प्रक्रिया और मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया है। क्योंकि इन्होंने जो आधार बनाया है, जो मानसिक योग्यताओं और मानसिक क्रियाओं का जो आधार बनाया है वो किसके उद्देश्यों के आधार पर बनाया है? ये ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण के आधार पर बनाया है। ब्लूम ने अपने जो उद्देश्यों को 6 भागों के अंदर डिवाइड किया था, लेकिन इन्होंने 4 भागों 6 की जगह 4 भागों के अंदर इन्हें डिवाइड किया है। जो विश्लेषण और मूल्यांकन था उन्होंने इसे क्या है सृजनात्मक का नाम दिया। तो इसी आधार पर इसे क्या है RCEM उपागम टेक्नोलॉजी के नाम दिया गया। तो स्टूडेंट इसी के साथ साथ इस उपागम के अंदर बोध वर्ग को भी समझ नाम दिया गया। जो RCM टेक्नोलॉजी का नाम दिया, तो इसी के जो ज्ञानात्मक ब्लूम के द्वारा जो ज्ञानात्मक 6 पक्ष थे उसको अंतिम 3 वर्ग के अंदर जो विश्लेषण और मूल्यांकन का संबंधित करके सृजनात्मक का नाम दिया गया। और इसी के आधार पर दूसरा अंतर हमें यह भी इसके अंदर देखने को मिलता है कि ये बोध जो वर्ग है उससे भी अपनी एक अलग समझ रखता है, या बोध वर्ग को समझ का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट जैसे हमने रॉबर्ट मेगर उपागम और रॉबर्ट मिलर उपागम को एक तालिका के द्वारा मैंने आपको समझाया था, उसी तालिका का मैं आपको उस प्रकार उदाहरण देते हुए मैं आपको तालिका समझाती हूँ स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं जो RCEM उपागम है, इनको मैं तालिका के द्वारा समझाती हूँ क्योंकि ब्लूम के उद्देश्यों के आधार पर ही इन्होंने इनका वर्णन किया है। ब्लूम ने 6 भागों के अंदर डिवाइड किया था, इन्होंने 4 भागों के अंदर डिवाइड किया। जो विश्लेषण और मूल्यांकन था उन विश्लेषण और मूल्यांकन को इन्होंने क्या है सृजनात्मकता का नाम दिया है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं 4 पॉइंट है जो हमारे इसके फर्स्ट के अंदर आता है स्टूडेंट उद्देश्य। फिर आती है हमारी बात मानसिक प्रक्रियाएं, या आप इसे लिख सकते हो मानसिक योग्यताएं। तो
मानसिक योग्यताएं हैं जो 4 पॉइंटों के अंदर स्टूडेंट इन्होंने क्लियर किया है, तो उसे क्या हम 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं। तो 1 के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी क्या आता है, ज्ञान। ज्ञान के अंदर बच्चा अपनी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं और योग्यताओं के द्वारा क्या करता है, उसका पहचानता है और उसका प्रत्यास्मरण करता है। पहचानना। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसका प्रत्यास्मरण करना। ये स्टूडेंट हुआ हमारा फर्स्ट पक्ष, जो क्या है उद्देश्यों के अंदर इसे क्लियर किया गया। सेकंड आता है समझ, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। समझ के अंदर स्टूडेंट हम इसे क्या है 7 पॉइंटों के अंदर क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर संबंध देखना। संबंध देखना। फिर आता है उदाहरण देना। ये योग्यता बच्चे के अंदर क्या है विकसित होती है टाइम के हिसाब से, उसकी मानसिक योग्यता और मानसिक प्रक्रिया के हिसाब से। थर्ड है भेद करना, वर्गीकरण करना। भेद करना। फोर्थ है वर्गीकरण करना। फिफ्थ है स्टूडेंट इसी के अंदर, फिफ्थ आता है स्टूडेंट अर्थापन करना, पुष्टिकरण करना। अर्थापन करना, पुष्टि करना और सामान्यकरण। सेवंथ है इसके अंदर सामान्यकरण। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आता है थर्ड, जो पॉइंट है थर्ड है प्रयोग। प्रयोग के अंदर स्टूडेंट हम कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। प्रयोग के अंदर है कारण बताना, परिकल्पना का निर्माण करना और परिकल्पना स्थापित करना। कारण बताना, परिकल्पना करना, परिकल्पना का निर्माण करना, का निर्माण करना, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आप लिख सकते हो क्या है कि निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना या निष्कर्ष देना भी आप लिख सकते हो। निष्कर्ष निकालना और एंड में आप इसके अंदर लिख सकते हो मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। तो स्टूडेंट ये हुए हमारे 3 पॉइंट क्लियर। फोर्थ के अंदर आप लिख सकते हो सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को आप किसके अंदर डिवाइड करोगे स्टूडेंट, जो हमारे पॉइंट है इसके अंदर वो आता है विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और स्टूडेंट एंड के अंदर आता है मूल्यांकन करना, एवेल्युएशन जिसे आप बोल देते हो। तो ये स्टूडेंट हमने क्या है 4 पॉइंटों को 17 पॉइंटों के अंदर हमने इसे वर्गीकरण किया है। जो 17 मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के अंदर हमने विभाजित करके जो क्रियाओं और योग्यताओं को उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है, जो RCEM उपागम कथनों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर बच्चा क्या है अपनी मानसिक योग्यताओं को वैसे विकसित करता है, ज्ञान के द्वारा उसे पहचानता है, फिर उसके प्रत्यास्मरण करता है, संबंध देखता है, उदाहरण देखता है, भेद करना, वर्गीकरण करना, अर्थापन करना, पुष्टिकरण करना, सामान्यकरण। ये क्या है समझ के एक साधन है। फिर क्या है उसका प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद उसे क्या है
सृजनात्मकता के द्वारा उसका विश्लेषण, संश्लेषण और क्या है, मूल्यांकन करता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो RCEM उपागम के उद्देश्य है उसको किस प्रकार लिखा जाए। तो हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है RCEM अप्रोचेज हैं जो उपागम को कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। अब हम बात करते हैं इसे कैसे लिखा जाए। इस लिखते समय कौन कौन सी हमें बातें हैं जो उसका ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट। तो जो हम सर्वप्रथम बात करते हैं तो इसके अंदर सर्वप्रथम छात्र व्यवहार, जो छात्र का विशिष्ट व्यवहार है उसको ध्यान में रखना चाहिए। छात्र के व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए, छात्र के व्यवहार को ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। जो RCEM उपागम के उद्देश्य हैं उसको किस प्रकार लिखा जाए। हम उद्देश्यों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो छात्र का जो विशिष्ट व्यवहार है उसको ध्यान में रखना। सेकंड पॉइंट आता है जो छात्र को स्टूडेंट प्रदान किए गए अधिगम अनुभवों, पाठ्य वस्तु और भविष्य के बारे में विचार करना। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट की शिक्षा और अधिगम उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए। जो शिक्षा के अधिगम उद्देश्य हैं, शिक्षा के अधिगम उद्देश्य और जो विचार हैं उन पर ध्यान दिया जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, हम क्लियर करते हैं इसी के अंदर कि इसके पश्चात छात्र के विशिष्ट व्यवहार, विषय वस्तु, तत्व और किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी मानसिक प्रक्रिया और योग्यताओं का चुनाव किया जाए। जो भी उनके व्यवहार है छात्र का, जो भी उनकी कोई भी अनुभव है, क्रियाएं हैं, पाठ्य सामग्री है, तो उन्हीं के आधार पर जो मानसिक क्रियाएं हैं और योग्यताओं का, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है उनका चुनाव करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट RCEM उपागम के जो उद्देश्य हैं उनको लिखते टाइम किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो RCEM उपागम के गुण हैं वो गुण कौन कौन से हैं। अगला हम पॉइंट करते हैं बात गुण को भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मेरा इसके अंदर है कि यह उपागम भारतीय स्कूलों के लिए बहुत अच्छी तकनीक है या बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि जब इसका विकास किया गया वो भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया। तो जो ये उपागम है RCEM उपागम है ये भारतीय स्कूलों के लिए बहुत उपयोगी है। जब इसका विकास किया गया वो भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसको कि इस उपागम के शिक्षण अधिगम में ध्यानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक तीनों ही उद्देश्यों के लिए ये क्या है बहुत उपयोगी है। तीन उद्देश्य हो गए वो कौन कौन से हो गए, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों के लिए क्या है बहुत उपयोगी है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है, थर्ड पॉइंट आता है कि इस उपागम में अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए जो 17 मानसिक क्या है 17 मानसिक प्रक्रियाएं और योग्यताएं हैं उन सभी को क्या है इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि इस उपागम में मानसिक प्रक्रिया को अधिक महत्व से स्पष्ट करते हुए इस विधि में परिणाम के स्थान पर क्या है परिणाम के स्थान पर प्रक्रिया को अधिक महत्व या अधिक स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि इस उपागम में मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित 17 कथन भी प्रस्तुत किए गए हैं। स्कूल के सभी शिक्षण विषय के उद्देश्यों को दिए गए कथन के रिक्त स्थान पर क्या है इन व्यवहारिक जो क्रियाएं हैं, जो मानसिक क्रियाएं और मानसिक योग्यताएं हैं उन्हें क्या है सुगमता के साथ लिखा जा सकता है। और लिखने के लिए कार्य जो है जो मेगर और मिलर उपागम थे इन दोनों को अच्छी तरह से सरल तरीके से बच्चों के सामने पेश किया जा सकता है। जो
मेगर और मिलर उपागम थे, क्योंकि इन दोनों ने क्या है भावनात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष उद्देश्य है, इन तीनों का भी वर्णन किया गया है। इन तीनों का वर्णन क्या है बच्चों को आसानी से सरलता से समझाया जा सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि इस प्रकार के उद्देश्य से अध्यापक व छात्र दोनों को ही अपने उद्देश्यों को संतोषजनक ढंग से प्राप्त मेगर और मिलर विधि से अधिक सुगमता होगी, क्योंकि जो छात्र हैं और अध्यापक हैं, अध्यापकों को दोनों को समझने के लिए जो मेगर और मिलर के उपागम हैं, इन्हें पढ़ने से, इन्हें समझाने से दोनों को ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि यह विधि मानदंड परीक्षा के दंडों की रचना करवाने के लिए मूल्यांकन करने और अध्यापक की सहायता करती है, कि जो भी ये विधि है, विधि, मानदंड और परिणाम के जो मूल्य हमें प्राप्त होने हैं, ये अध्यापक और छात्र दोनों की ही बहुत सहायता करती है। तो ये स्टूडेंट हुए गुण हमारे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी सीमाएं, जो लिमिटेशन है। अब हम बात करते हैं इसकी सीमाएं। सीमाएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? सीमाएं की बात करें, इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है सीमाएं, कि इस उपागम में मानव व्यवहार के तीनों पक्षों के उद्देश्य के बारे में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता। जो तीनों पक्ष हैं, तीनों पक्ष कौन कौन से हैं स्टूडेंट? ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तीनों पक्षों का विभाजन इसके अंदर क्या है, स्पष्ट नहीं किया गया। तीनों पक्षों का विभाजन स्पष्ट नहीं किया गया। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि जो तीनों पक्ष थे मानव व्यवहार से संबंधित, जो उद्देश्य लिखने थे मानव व्यवहार से संबंधित, वो कौन कौन से पक्ष थे? ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों को विभाजन किया है, आसानी से स्पष्ट रूप से नहीं किया गया इसके अंदर। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है, इस उपागम में दिए गए जो 17 कथनों के प्रारूप के माध्यम से शिक्षण व अधिगम कार्य द्वारा लाए गए विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन की व्याख्या करना बहुत कठिन है। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत कठिन है। जो 17 इसके अंदर बहुत कठिन, जो 17 कथन है स्टूडेंट इसके अंदर, वो 17 कथन कौन कौन से हैं? जैसे मैंने भी आपको अलग अलग 4 उद्देश्यों के माध्यम से बताया। तो इन चारों कथनों का प्रयोग करके जो हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन लाया जाए, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत कठिन चीज है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट आता है कि उद्देश्यों के कुछ वर्ग जैसे ज्ञान व सृजनात्मक व मानसिक क्रियाओं की सूची बहुत छोटी है। क्या है? जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाओं की सूची बहुत छोटी है इसके अंदर। जो ज्ञान की मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाओं की सूची बहुत छोटी है। तो ये स्टूडेंट हुई बात हमारी, जो मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाओं की जो सूची है ज्ञान से संबंधित। तो स्टूडेंट ज्ञान व सृजनात्मक की मानसिक क्रियाओं की सूची बहुत छोटी है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि इस उपागम के द्वारा स्कूल की कुछ विषय और विषय वस्तु के क्षेत्रों में कौशल, सौंदर्यानुभूति, रुचि तथा अभिवृद्धि के विकास से संबंधित उद्देश्यों को ठीक प्रकार से नहीं बच्चों के सामने क्या है समझाया जा सकता। जो हमारे क्या है स्टूडेंट, ज्ञान विषय वस्तु के क्षेत्रों से कौशल, विषय वस्तु, अनुभूति, रुचि, अभिवृद्धि से संबंधित उद्देश्यों को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अंदर ये इसकी लिमिटेशन के अंदर आता है।
सीमाओं के अंदर आता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि किसी भी विषय वस्तु के तत्व के साथ मानसिक प्रक्रिया व योग्यता को जोड़ना एक कठिन बात है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो इसके अंदर 17 मानसिक क्रियाएं और 17 क्या है मानसिक योग्यताओं को माध्यम के रूप से जो उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है, तो इसके अंदर अधिगम को व्यक्त करने के लिए उपागम में प्रस्तुत 17 मानसिक योग्यताओं की जो सूची बहुत सीमित है, बहुत क्या है छोटी है, फैली हुई नहीं है, क्योंकि गिलफोर्ड ने अपने अनुसंधानों के आधार पर 120 मानसिक क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये जो सूची 17 सूचियों का वर्णन हुआ है, 17 कथनों का वर्णन हुआ है, ये गिलफोर्ड ने ये कहा है कि ये सूची बहुत छोटी है, इसे बच्चों के हिसाब से एक्सप्लेन करना इसे क्या है बहुत सीमित है, जबकि गिलफोर्ड ने किया है अपने उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए 120 मानसिक क्रियाओं का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि उद्देश्यों के विभिन्न वर्गों में दी गई मानसिक क्रियाओं और मानसिक योग्यताओं की संख्या में कोई संतुलन नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझ और प्रयोग वर्ग में क्रमशः 7 व 5 मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जबकि ज्ञान और 2 और सृजनात्मक केवल 3 क्या है मानसिक प्रक्रियाएं हैं। विभिन्न वर्गों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का यह संघर्ष एकदम व्यक्ति व स्पर्शपूर्ण है। तो ये स्टूडेंट इसके अंदर जो सीमाएं लिमिटेशन है उनका वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि एंड में हम निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष अपने टॉपिक से रिगार्डिंग जो हमने क्या है अपना टॉपिक किया है। तो स्टूडेंट मैं आप लिखती हूँ, एंड में आपको बताती हूँ निष्कर्ष के तौर पर। निष्कर्ष में हम अपने उपागम जो RCEM उपागम क्लियर किए हैं उद्देश्यों से रिगार्डिंग। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण का संगठन मात्र विकास के लिए किया गया है। बालक के विकास के तीनों पक्ष कौन कौन से ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक से संबंधित होता है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए शिक्षण क्रिया अनुभवों का सीमित व निश्चित किया जा सकता है। इस तरह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते समय जो शब्द और उसके अंदर जो लैंग्वेज अपनाई जा रही है उसका क्या है हम शुद्ध और स्पष्ट रूप से प्रयोग करें, ताकि समझने वाला चाहे वो व्यक्ति है चाहे कोई बालक है उसको क्या है आसानी से समझ आ सके। तो ये स्टूडेंट हमने अपना टॉपिक लास्ट उपागम क्लियर किया RCEM, जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि जो व्यवहारिक पक्ष को लिखने के लिए 3 उपागमों का प्रयोग हुआ, जिसमें से हमने 2 उपागम किए, रॉबर्ट मेगर उपागम और रॉबर्ट मिलर उपागम। लेकिन ये व्यवहार पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो उद्देश्यों को व्यवहारिक पक्ष में लिखने के लिए क्या है असफल विधियां सिद्ध हुई। इन्हीं की आलोचना करते हुए एक अनुसंधान यथासंभव विधि का विकास किया गया। वो कौन सी विधि थी? RCEM उपागम, जो क्या है महाविद्यालय शिक्षा मैसूर के अंदर जिसका विकास हुआ, जिसमें क्रियापद जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं की जगह मानसिक योग्यता और मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। जिसमें जो RCEM उपागम था इसमें क्या है उद्देश्यों को बलून के उद्देश्यों के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया, लेकिन वहां पे 6 उद्देश्यों की जगह उन्होंने 4 उद्देश्य बताए। वो 4 उद्देश्य कौन कौन से थे? जैसे ज्ञान, समझ, प्रयोग और जो सृजनात्मक उद्देश्य था, सृजनात्मक उद्देश्य के अंदर जो ब्लूम के विश्लेषण और मूल्यांकन था, इसे क्या है सृजनात्मक का नाम दिया गया, जिसे RCEM सृजनात्मक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया। और इसके अंदर बोध वर्ग को भी अच्छे से समझा जा सकता है। तो जिसके अंदर स्टूडेंट हमने तालिका के द्वारा इसके उद्देश्यों को डिफाइन किया। जैसे उद्देश्य थे ज्ञान के अंदर बच्चा अपनी मानसिक और मानसिक योग्यताओं के जो मानसिक प्रक्रियाएं और मानसिक योग्यताओं को विकसित करता है, जैसे पहचानना, प्रत्यास्मरण करना। फिर आता है समझ के अंदर हमने 7 पॉइंट अपने एक्सप्लेन किए। स्वांत देखने की योग्यता विकसित होना, उदाहरण देता है, वेद करता है, वर्गीकरण करना, अर्थापन करना, पुष्टिकरण करना और है क्या सामान्यकरण करना। फिर आता है प्रयोग के द्वारा वो क्या है स्टूडेंट कारण बताता, परिकल्पना का निर्माण करना, निष्कर्ष निकालना और मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन आता है। फिर आता है सृजनात्मकता, जिसमें जो ब्लूम
दो ब्लूम के जो लास्ट थे वो थे विश्लेषण और मूल्यांकन करना, लेकिन अब विश्लेषण और मूल्यांकन को इसने क्या है सृजनात्मकता का नाम दिया है। उसके अंदर बच्चा विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और क्या है उसका मूल्यांकन करता है। फिर हमने लिए कि जो RCEM उपागम के जो उद्देश्य है उसको किस प्रकार लिखा जाए। पहले उसके अंदर क्या है, हम छात्र के विशिष्ट व्यवहार को देखते हैं, अच्छी तरह से देखता है उसका, हम उस पर विचार करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं। फिर बात आती है कि जो शिक्षा से संबंधित जो भी अनुभव हैं और पाठ्य वस्तु है उसकी और भविष्य आदि के बारे में हम विचार करते हैं। फिर बात आती है कि शिक्षा के अधिगम उद्देश्य और विचार, उन पर ध्यान देना। फिर हमने एक पॉइंट क्लियर किया कि इन सभी चीजों को देखते हुए बच्चों की मानसिक योग्यताओं का विकास करना या मानसिक योग्यताओं का अनुमान लगाना। फिर हमने लिए कि RCM उपागम के गुण कौन कौन से हैं, गुणों को भी हमने क्या है अलग अलग पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन किया। फिर आती हैं इसकी सीमाएं, सीमाओं के अंदर हमने 5-6 पॉइंटों के अंदर इसे एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन है। फिर हमने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग स्टूडेंट क्या है निष्कर्ष किया, जिसके अंदर हमने अपने टॉपिक से ही रिगार्डिंग क्या है तीनों पक्षों को मद्देनजर रखते हुए ब्लूम पर आधारित क्या है उपागम के जो उद्देश्य है RCEM उपागम उद्देश्य उनका निचोड़ लिखा। और हमने ये भी बात की कि इन चीजों को लिखते टाइम, अपने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखते टाइम स्टूडेंट क्या है स्पष्ट और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट्स।